हेलो एवरीवन। सो अपन लोग डिस्कस करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में। रेलेवेंट कॉस्टिंग अपने सीए फाइनल के कोर्स कॉस्टिंग के कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि अपन लोग आज अपने टॉपिक अपने लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अपना पहला डिस्कशन रहेगा आज एब्जॉर्प्शन अप्रोच के बारे में। कॉस्टिंग के अंदर मेनली दो अप्रोच होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन अप्रोच और एक होती है मार्जिनल अप्रोच। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग मेनली मार्जिनल अप्रोच ही पढ़ेंगे। बस एक बार थोड़ा बैकग्राउंड लाने के लिए, थोड़ा ओवरव्यू के लिए हम लोग एक बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का खाली एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। फिर अपन बात करेंगे व्हाट इज संक रेलेवेंट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट पढ़ेंगे रेलेवेंट कॉस्ट का एक टैबुलर फॉर्म में, जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कब कब हमारी संक कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट को हमें कंसिडर करना होता है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्यों यूज करना? इसका आंसर है इट इज यूज टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। मतलब एक ऑफर में, एक जॉब में, एक काम करने में मेरी टोटल कितने रुपए लग गए उसको एस्certain करने के लिए मैं यूज करूंगा एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एक क्वेश्चन नीचे, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मटीरियल इज 10 per unit, rupees 10 per unit, labor 30 per unit and other variable overhead 50 per unit। तो अपन स्टेटमेंट में देखते हैं अपना जो अपना सॉल्यूशन रहेगा इसका। मटेरियल में अपना आया 10 रुपये के हिसाब से 1000 यूनिट पे कितने 10,000। ऐसे ही लेबर कितने 30,000, अदर वेरिएबल ओवरहेड कितने 50,000 और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई 90,000। ये चीज़ यूज आई मेरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मतलब मुझे निकालना है मैंने टोटल कितने रुपये लगा दिए वो। अब बात करते हैं हम लोग मार्जिनल अप्रोच के बारे में। मार्जिनल अप्रोच के अंदर ये यूज आती है मेनली डिसीजन मेकिंग में कि मुझे कितने रुपए मिनिमम चार्ज करने हैं ऑफर से, या फिर हम कहें कि मेरे इस ऑफर में टोटल कितने रुपए लगने हैं। गाइस दोनों में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन बोलता है कि मैंने टोटल कितने रुपए लगा दिए और ये बोलते हैं मुझे टोटल कितने रुपए लगाने हैं। ओके, अपन जब मार्जिनल अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमें मतलब ये मेनली डिसीजन मेकिंग में यूज़ आता है कि हमें ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो इसके लिए हमें 3 टाइप की कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है। उनमें से पहली है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है? पास्ट कॉस्ट है या कोई फ्यूचर कॉस्ट जो हमें पे करनी होगी इन अंडर एनी ऑब्लिगेशन। और इसे याद करने का तरीका क्या है? जो बीत गया सो बीत गया। मतलब हमने जो पे कर दिया वो पे कर दिया, वो होती है संक कॉस्ट, जो अब हमारे काम की नहीं रहेगी यार। ओके, सेकेंड वन विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। ये मेरी फ्यूचर वाली कॉस्ट है जो कि इनकर होगी ड्यू टू ऑफर। ठीक है, करें या नहीं करें, वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। थर्ड वन विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मतलब है बेनिफिट्स फॉरगॉन। मेरे पास 2 ऑफर हैं, एक से मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा और दूसरे से मैं 10,000 रुपये कमाऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है मैं 10,000 वाला ऑफर ही एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन जो मैंने ऑफर 1 के अंदर 5,000 रुपये खो दिए, मैं उसको भी ऑफर 1 से ऑफर 2 से एडजस्ट करूंगा, मैं उसको भी उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। वो मेरी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, मतलब सिंपल सी बात हो गई। संक कॉस्ट इज कि मैंने पे कर दिया या मैं पे करूंगा ही करूंगा उसको, मेरा ऑफर से उसका कोई लिंक नहीं है। ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूँगा, वो मुझे पे करना ही पड़ेगा। वो मेरी संक कॉस्ट, वो मेरे लिए कोई काम की नहीं होगी डिसीजन मेकिंग पर्पज के अंदर। रिलेवेंट कॉस्ट मेरे लिए बहुत काम की होगी, बिकॉज ये वो कॉस्ट होगी जो मुझे इंकर करनी हुई होगी अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ तो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही कि अगर जो अपने बेनिफिट्स फॉरगॉन किए, अगर मैं ऑफर 1 यूज लेता हूँ तो मैंने ऑफर 2 में जो इनकम छोड़ी मैं उसे यहाँ से एडजस्ट करूँगा, मतलब जो हमने खो दी। ओके, अब अपना अगला टॉपिक है फाइनल रिव्यू ऑफ संक रेलेवेंट एंड रिलेवेंट कॉस्ट। संक कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक नया टर्म आया है इररिलेवेंट कॉस्ट, देखते हैं थोड़ी देर में। पहले हमारा डिसीजन होगा यहाँ पे आई गेट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। मैं ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, जब मुझे ये डिटरमाइन करना हो तो मैं संक कॉस्ट को छोड़ दूंगा। बिकॉज संक कॉस्ट तो मैं पे कर चुका हूँ या मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा, उससे ऑफर का कोई लिंक नहीं है। मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तब भी मैं पे कर चुका हूँ और नहीं करूंगा तब भी मैं पे कर चुका हूँ, मेरे जेब से वो पैसे निकल चुके हैं, तो वो मेरे काम की नहीं है। रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर क्या बात आएगी कि अगर मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया तो मेरे ये कॉस्ट लगेगा, और अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा ये कॉस्ट नहीं लगेगा। तो उसके लिए मेरे काम आती है रिलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। ओके, सेकेंड डिसीजन विल बी विच ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेड। मतलब मेरे पास अब सिलेक्शन आ गया कि मेरे को ऑफर तो एक्सेप्ट करना है, पर मैं
ऑफर ए करूँ या ऑफर बी करूँ, इसके अंदर भी सम कॉस्ट यूजलेस है। वो चीज तो मैं वो कॉस्ट में पे कर चुका हूँ, तो सम कॉस्ट मेरे लिए उसमें कुछ काम की नहीं होगी। पर हाँ, अब यहाँ क्या होगा, कॉस्ट के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि भले ही मैं ऑफर ए करूँ या ऑफर बी करूँ वो इक्वल है। मतलब अगर मेरे पास दो ऑफर आया, ऑफर ए और बी, मेरे को फिनिश गुड्स बनाना है, तो मेरा जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो मेरी दोनों जगह इक्वल होती है अगर, तो मेरे लिए वो इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे लिए काम की नहीं कि मैं ऑफर ए करूँ या बी करूँ, छोड़ना मतलब ही नहीं है उससे कुछ। ओके, वो मेरे लिए काम की नहीं रहेगी वहाँ, तो वो मेरी यूजलेस हो गई। और रिलेवेंट कॉस्ट फिर से वही कॉस्ट होगी कि वो उस टाइम पे जो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी वो मेरे लिए होगी रिलेवेंट कॉस्ट। ओके, अपन एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिसमें कि अपन देखेंगे कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉस्ट कौन से टाइप की कॉस्ट है। ओके, तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है मिस्टर अर्नव ने एक शॉप ली लीज पर और उसकी कंडीशंस नीचे मेंशन डाउन है। सबसे पहली कंडीशन है डाउन पेमेंट हम लोग करेंगे 10 लाख रुपए का, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। रेंट हमें पे करना होगा 30,000 का। और फिर आगे बोला कि मिस्टर अर्नव के पास इन फ्यूचर 2 ऑप्शंस हैं उस शॉप को यूज करने के लिए। ओके, हमारा पहला ऑप्शन है कि हम लोग उसे एज अ शोरूम यूज कर लेते हैं। ओके, अगर मैंने उसे एज अ शोरूम यूज किया तो मेरे को उसके लिए सैलरी देनी पड़ेगी 20,000 रुपये की। ठीक है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वहाँ पे 50,000 का, मेरा डाउन पेमेंट आएगा करना होगा मुझे वहाँ पे 10,000 का, 10 लाख का सॉरी। और अगर मैं उसको एज अ गोडाउन लेता हूँ तो भी मुझे वहाँ के बंदे की सैलरी देनी पड़ेगी 30,000 की, मुझे एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी 20,000 की, और मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 10 लाख का। मतलब वो सेम है। ओके, सैलरी 20,000 की, एडिशनल कॉस्ट 20,000 की और डाउन पेमेंट 10 लाख का। ठीक है, अब देखते हैं डाउन पेमेंट सम कॉस्ट, मैंने वो पेमेंट कर दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसे कैसे भी यूज करूं, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं डाउन पेमेंट अभी कर चुका हूं। ठीक है, सैलरी कॉस्ट, सैलरी का अमाउंट अपना ये इररिलेवेंट है बिकॉज मैं भले ही उसे एज ए शोरूम यूज करूँ या उसे एज ए गोडाउन यूज करूँ, मुझे 20,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। मतलब आई मीन देने पड़ेंगे, मतलब मुझे वो दोनों जगह सेम देने पड़ेंगे, तो वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा वो कॉस्ट। तीसरा, तो इसलिए वो इररिलेवेंट कॉस्ट, वो मेरी सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा। ओके, तीसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडिशनल कॉस्ट टू बी इंकर्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट, मतलब जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेगा और एडिशनल कॉस्ट लगेगा ऑप्शन 1 और 2 के अंदर, वो एक्चुअली मेरे लिए रिलेवेंट कॉस्ट होगी। क्योंकि हाँ, मैं कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ उसका डिसीजन खाली उन दोनों पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। यार अपन अगर वैसे देखें ना तो रिलेवेंट कॉस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा और मैंने समझा, आई मीन टू से कि कॉन्सेप्ट समझ लो, रिलेवेंट कॉस्टिंग तो आराम से हो जाएगा। और अभी तक अपन ने खाली कॉन्सेप्ट ही समझा है, और अपन जो आगे क्वेश्चन करेंगे आई थिंक कि अपन लोग वो क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है रिलेवेंट कॉस्ट इज दैट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट व्हिच हैज बीन इंकर्ड ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ ऑफर। आगे लिखा सिंपल लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज ऑलवेज टू कीप इन माइंड दैट कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट व्हिच विल बी इंकर्ड ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ ऑफर। मतलब रिलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आपको जब कभी भी कॉस्ट निकालनी हो तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखना कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च करूंगा, वो मेरा रिलेवेंट कॉस्ट का पार्ट होगा। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, कि इस ऑफर के लिए मैं एक्स्ट्रा कितने रुपए चार्ज कर रहा हूँ, वो मेरी रिलेवेंट कॉस्टिंग होगी। इतना सा लॉजिक है पूरे क्वेश्चन में। अब अपन लोग अपनी जो प्रैक्टिस मैनुअल होती है उसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सीए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, तो इसे हम इग्नोर नहीं मार सकते, इसलिए हम लोग अब प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल पॉलीमर्स लोकेटेड इन शहीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 80 industries has asked Excel polymers for a special job that must be completed within 1 week. Okay, Excel polymers है इंडस्ट्रियल में काफी कुछ काम करते हैं। 80 इंडस्ट्री ने बोला कि भैया हमारा ये काम करते छोटा था जो हमें 1 वीक में खत्म करवाना है। ठीक है,
रॉ मटेरियल 1 जो कि यूज है ना R1 के लिए हाई टॉक्सिक है, भूल जाओ एक बार, होगा कुछ, छोड़ो। ये हमें एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है जॉब कंप्लीट करने के लिए। फिर अब यहाँ बोला एक्सेल पॉलीमर्स ने रॉ मटेरियल जो अपना R1 है वो उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही खरीद लिया था 7500 रुपीज का एक दूसरे जॉब ए के लिए, दैट वाज रिसेंटली कंप्लीटेड। मतलब मैंने R1 खरीदा था पहले एक जॉब के लिए, आगे लिखा है द R1 करेंटली इज इन स्टॉक इन द एक्सेस फ्रॉम दैट जॉब। ठीक है, मतलब मैंने जॉब ए के लिए खरीदा था पर वो काम भी हो गया और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो मेरा R1, मतलब अगर मैं अपनी कॉस्टिंग निकालूंगा मटेरियल की तो उसके लिए मेरी R1 की जो परचेजिंग कॉस्ट है वो मेरे लिए नील होगी, बिकॉज मेरे पास पड़ा है। अब अगर हम बात करें कि यार 75 को खरीदा था तो हाँ प्रोपोर्शनली इसका कॉस्ट इसमें आना चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ नहीं करनी किया ना, मैंने एक्स्ट्रा क्या इंकर किया, कुछ भी इंकर नहीं किया, मेरे पास पड़ा है। अगर मैं ऑफर नहीं लेता ना तब भी मेरे पास पड़ा ही रहता, वो पैसे मैं खर्च कर चुका हूँ, तो इसलिए ये मेरा होगा संक कॉस्ट। हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है एक्सेल पॉलीमर्स estimates that it would cost them ₹1250 to dispose of the R1. Current replacement cost of ₹R1 is 6,000. R1 के लिए यहाँ पे क्या लिखा कि आपने एक दूसरे जॉब के लिए पहले ही R1 खरीद लिया था, ठीक है, वो आपको आज एक्सेस में पड़ा है। अब R1 अगर आप R1 को यूज नहीं करते ना तो फिर इसे आप लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं, और डिस्पोज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगाना पड़ता है 1250 रुपए का। और आगे लिखा है अगर आप इसे आज जाके मार्केट में खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 6000 रुपए का। अब अपन ऐसी हरकत तो करेंगे नहीं कि मेरे पास जो पड़ा है उसे मैं 1250 रुपए लगा के डिस्पोज ऑफ करूंगा और बाद में मार्केट में जाके नया लूंगा 6000 का। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जो मेरे पास पड़ा है मैं उसे यूज करूंगा ना, तो मेरे लिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई काम की नहीं है इस वक्त। और जो 1250 रुपए है ये अपन देखेंगे बाद में। नीचे लिखा है स्पेशल जॉब विद रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ लेबर G1 एंड 100 आवर्स ऑफ लेबर G2। ठीक है, 2 टाइप के लेबर हैं, एक G1 एक G2। मेरे को इस जॉब को करने के लिए 250 आवर्स चाहिए होंगे G1 के और 100 आवर्स चाहिए होंगे G2 के। आगे आया एक्सेल पॉलीमर्स पेज G1 एंड G2 एम्प्लॉइज 630 एंड 336 रेस्पेक्टिवली फॉर 42 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। मतलब हम लोग इनको इस रेट से पेमेंट करते हैं। आगे लिखा एक्सेल पॉलीमर्स ने एंटिसिपेट किया कि इनके पास इन द फ्यूचर वीक एक्सेस आइडल कैपेसिटी होगी 150 आवर्स और 2000 आवर्स G1 और G2 के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे लिखा एक्सेल पॉलीमर्स को अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग मार्केट से भी हायर कर सकते हैं, पार्ट टाइम वेजेस भी लेबर भी हायर कर सकते हैं और वो वेजेस पेमेंट करेंगे वो लोग करंट रेट पर ही। ओके, अब हमारा काम क्या है, हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम प्राइस जो कि इस जॉब के लिए लगाएगी एक्सेल पॉलीमर्स। ठीक है, प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में खाली कॉस्ट के 2 एलिमेंट है, लेबर और मटेरियल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबर की। लेबर के लिए हमें क्वेश्चन में बताया कि हमें 250 आवर्स चाहिए G1 के और 100 आवर्स चाहिए G2 के। ठीक है, और उसके नीचे लिख भी दिया कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगी अगले वीक G1 की 150 आवर्स और G2 की 200 आवर्स। तो इसके लिए मुझे मतलब ये मुझे G2 के कुछ एक्सेस में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तब भी G2 वाले लेबर मेरे यहाँ पे काम मेरे यहाँ पे आइडल बैठते भले, पर मैं फिर भी उनको उसका पेमेंट करता ही करता। ओके, और बात करें अपन G1 की। G1 में मुझे कितने आवर्स चाहिए टोटल 250, पर मेरे पास एक्सेस में अवेलेबल है 150। मतलब अगर 150 आवर्स का मुझे उनको पेमेंट करना ही होगा, भले ही मैं ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, तो उसका भी वो कॉस्ट भी एक तरीके से हमारे लिए संक कॉस्ट होगी। उसका पेमेंट करना ही है यार, वो यहाँ काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे, फ्री बैठेंगे, आई वांट टू पे टू देम। ओके, फिर तो अपना 250 और 150 में लेस अपन जब अपने लेस किया तो अपने एक्स्ट्रा आवर्स आए 100 रुपए के। 100 आवर्स अपने एक्स्ट्रा है जो कि मुझे इस जॉब के लिए स्पेसिफिकली लगाने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। फिर मैंने G1 की रेट निकाली 630/42 15 रुपीज जो आई, और अपनी कॉस्ट आई 1500 रुपीज। ओके, तो मतलब अपनी लेबर की कॉस्ट आई 1500 रुपीज, बिकॉज G2 में कुछ भी नहीं आएगा। तो द रीजन फॉर दैट इज दिस कि G2 में मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी 200 पड़ी है और मेरे को यूज करने के लिए 100, तो मैं उसी में से यूज कर लूंगा। जब मैं उस 200 का पेमेंट से करना ही है मुझे, तो मैं उसी में से यूज करूंगा। फिर अपन बात करते हैं
मटेरियल की कॉस्ट के बारे में। मटेरियल के लिए अगर अपन लोग देखें तो मुझे कुछ परचेज नहीं करना है, जो मेरे पास वो सफिशिएंट है। वहाँ पे मेरे को मेरी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे खाली मतलब इतने से है कि मुझे जो अपन उसको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो मुझे कितने एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं। मैं जब डिस्पोज ऑफ करूँगा तो मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाऊंगा मेरी 12,500 की, बस मुझे यही यहाँ से चार्ज करने हैं। अब अपन एक बार देखते हैं, यहाँ लिखा कि अगर मैं उसे एज अ मटेरियल यूज नहीं करूँ तो मैं उसे बाहर रख बेच दूंगा या डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, उसमें मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी 1250। अब मैंने अपना ये ऑफर एक्सेप्ट किया, इसके थ्रू मैंने अपना 12,550 बचा लिया। ओके, मैंने वहां पे अपने 12,50 बचा लिया तो मैं अपनी कॉस्ट से उसको कम कर दूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ से टोटल जो कॉस्ट इंकर करनी थी मैं उससे 12,50 इंकर कर दूंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो कमा चुका हूँ वहां पे एक तरीके से। ठीक है, तो मेरे लिए करंट प्लेसमेंट कॉस्ट भी काम की नहीं रहेगी यहाँ पे। तो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या आएगा, माइनस में 1250। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं। अगर मैं यहां नहीं जाता तो मुझे बाहर किसी और ऑल्टरनेटिव में मुझे ये पैसे खर्च करने ही पड़ते। ठीक है, इसलिए अपना मिनिमम प्राइस क्या आया, लेबर प्लस मटेरियल 1500 माइनस 1250 इज इक्वल टू 250। तो इसलिए लिखा अकॉर्डिंगली मिनिमम प्राइस फॉर द जॉब विल बी 250 रुपीज। ठीक है, अपन बात करते हैं जो अपना, अब अपन आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहां में लिखा था कंपनी हैड डिसाइड whether to accept a special order or not for a certain product M in respect of which the following information is given। कंपनी के पास एक ऑफर आया M और कंपनी ने बोला कि यार ये इसका ऑफर हम लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें। ओके, तो इसके अंदर दो मटेरियल यूज होंगे, रॉ मटेरियल। पहला होगा मटेरियल A जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है 5,000 kg की। आगे लिखा अवेलेबल इन स्टॉक, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक में पड़ा है। हमने ये चीज बहुत पहले खरीद ली थी, हमने ये चीज 5 साल पहले खरीद ली थी 35 रुपए पर केजी पे। फिर बोलूंगा मटेरियल खरीद चुके। अब मुझे जब मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में कॉस्ट निकालूंगा तो कोई मतलब ही नहीं मुझे उसका। खरीद चुके, पैसा आपने दे दिया, अब चाहे ऑफर करो या नहीं करो वो तो पड़े रहेंगे। आगे लिखा है इफ नॉट यूज फॉर एम इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट 15 पर केजी। क्या लिखा, अगर इस रॉ मटेरियल को एम में यूज नहीं करने ना तो फिर हम इसको बाहर रख के एज ए स्क्रैप बेच देंगे और वहां से हम 15 रुपए कमा लेंगे। ठीक है, मटेरियल बी में क्या लिखा, हमें चाहिए 8,000 केजी, पूरा का पूरा बाहर से परचेज करो 25 रुपए की रेट पे। ठीक है, नीचे लिखा अदर हार्डवेयर आइटम चाहिए 10,000 रुपए के, पूरा का पूरा बाहर से करो। नीचे लिखा लेबर चाहिए जो डिपार्टमेंट एक्स वाले हैं, वहां आया हमें 5 बंदे चाहिए 1 महीने के लिए और रेट होगी 7,000 रुपए पर मंथ पर मैन, फ्रेशली हायर करने बाहर से। ठीक है, नीचे लिखा डिपार्टमेंट वाई मशीन ओरिएंटेड जो है, हमने उसको बोला कि हमें टोटल 3,000 मशीन आज चाहिए, 5 रुपए की रेट पे हमें मिलेंगी। तो फैक्ट्री वाले ने बोला कि भैया पड़े हैं, एग्जिस्टिंग शेयर कैपेसिटी है, आप उससे यूज कर लो। ठीक है, मतलब इसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। नीचे आया पैटर्न स्पेसिफिकेशन, ये चीजें हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी, मतलब एक तरीके से हमारे टूल्स हैं, ये हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी 15,000 की। पर आगे लिखा टू बी इंकर्ड फॉर एम बट आफ्टर द ऑर्डर इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹2,000, मतलब एक बार मैं पैसे देके ले लूंगा पर उसके बाद में वापस बेच के 2,000 कमा भी लूंगा। अब लिखा कंसिडर रेलेवेंट कॉस्टिंग, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू विथ वैल्यू अबव विच द कंपनी में एक्सेप्ट द ऑर्डर। ठीक है, कॉस्ट के कितने एलिमेंट हुए, मटेरियल ए, मटेरियल बी, अदर हार्डवेयर आइटम, लेबर, मशीन, पैटर्न स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल ए के बारे में। मटेरियल ए ने क्या बोला, खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से पड़ा है, मतलब संक कॉस्ट में डाल दो जो हमने पहले से पड़ा है, उसकी मटेरियल की कॉस्ट गई संक कॉस्ट में। आगे क्या बोला कि अगर आप इसको यहाँ यूज नहीं करोगे तो मैं तो इसको बाहर रख के बेच दूंगा और मैं वहां पे 15 रुपए की रेट से पैसे कमा लूंगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, वहां से कमाएगा, हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट में जोड़ देते हैं, हम यहाँ से कमा के दे देंगे। ठीक है भैया ले लो, हमने अपनी स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में ऐड कर दी, क्योंकि अगर मैं उसको वहां नहीं दिया तो मैं वहां अपना नुकसान ले रहा हूँ, मैं अपनी 15 रुपए का लॉस कर रहा हूँ वहां पे, तो मैं उस लॉस को यहाँ रिकवर कर लूंगा अपनी कॉस्ट में ऐड करके। नीचे आए मटेरियल बी। मटेरियल बी के लिए था कि हमें पूरा का पूरा मटेरियल बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो हमने वो भी परचेज करा बाहर से 25 रुपए की रेट पर। अदर हार्डवेयर आइटम पूरा इंकर करना है, 10,000 से ले लिया।
लेबर डिपार्टमेंट टैक्स वाला पूरा लेना है बाहर से, ले लिया 5 मैन इंटू 7,000 रुपीज़, 35,000 रुपये। नीचे आया मशीन का, तो मशीन के लिए बोला कि शेयर कैपेसिटी है तो रिलेवेंट होगी, ठीक है। पैटर्न स्पेसिफिकेशन के लिए बोला कि अभी तो आप 15 में ले लो, पर काम होने के बाद 2 में वापस बेच देना, मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगेगी 13,000 रुपये की, ठीक है। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू जो मैं ऑफर से चार्ज करूंगा वो मेरी आएगी 3,33,000 की। बस यही क्वेश्चन है इसके अंदर। अपन अपना अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा है एस लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज and has received a request from one of the important customer to supply a product which will require conversion of material M which is a non-moving item। मतलब एक ऑफर आया, उस ऑफर में जो आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके अंदर आपका RM यूज होगा M, जो कि आपके लिए नॉन मूविंग आइटम, मतलब बहुत पहले से खरीद रखा है पर कभी यूज नहीं आया। नीचे लिखा है फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल M 60, रिलायबल वैल्यू 80, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100। मतलब बुक में कॉस्ट है 60 रुपए की, अगर मैं उसे आज मार्केट में जाके बेचूंगा तो मैं 80 रुपये कमा लूंगा, और अगर मैं उसे मार्केट में जाके खरीदूंगा तो मुझे 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा। आगे लिखा इट इज एस्टिमेटेड दैट कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ M इनटू 1 यूनिट ऑफ द FG विल रिक्वायर 1 लेबर आवर। मतलब जब मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा तो मुझे उसमें 1 यूनिट चाहिए होगी M की, और मुझे 1 घंटा चाहिए होगा लेबर का। एट प्रेजेंट लेबर इज पेड एट द रेट 20 पर आवर, अदर कॉस्ट आर एज फॉलोज। लेबर की रेट बता दी 20 रुपये लगेंगे। अदर कॉस्ट बोला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 30 पर यूनिट, और अलोकेटेड ओवरहेड 10 पर यूनिट। अलोकेटेड ओवरहेड होता है अपने लिए फिक्स ओवरहेड, जो कि हमेशा संक कॉस्ट होती है, क्योंकि ये हमें देनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ेगी। नीचे का लिखा अपन देखते हैं एक बार, द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। It is estimated that temporary redeployment will not result in loss of contribution. The employee to be redeployed are permanent employee of the company। ठीक है, यहाँ लिखा कि इस जॉब के लिए मैं जिन बंदों को, जिन लेबर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, ये किसी और मैन्युफैक्चरिंग से, किसी और प्रोसेस से उठ के यहाँ आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हें वहां से यहाँ रिडिप्लॉय करूंगा तो उसमें मुझे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। अगर मेरे एम्प्लॉय अगर यहाँ काम करेंगे तो मुझे वहां पर दूसरे डिपार्टमेंट में कोई लॉस नहीं होगा। इनकेस अगर कोई लॉस होता, अगर मान लो कि अगर मैं लेबर शिफ्ट कर रहा हूँ मेरी इस जॉब के ऊपर, और मेरे को अगर वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस होता 20 रुपए का, तो फिर मैं वो 20 रुपए इस जॉब से चार्ज करता, पर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे 0 रहेगा। आगे आया द एम्प्लॉयज टू बी डिप्लॉयड आर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब परमानेंट है, पैसे तो देने ही है साहब, भले ही आप ऑफर एक्सेप्ट करो या मत करो, पैसे तो लेबर से देने ही है। तो लेबर मेरी क्या हुई, संक कॉस्ट हो गई यहाँ पर आते ही, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं अपनी कॉस्ट के बारे में। यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड क्या है अपने लिए, एस्टिमेटेड मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर सो दैट द कस्टमर इज नॉट वर्स ऑफ बाय एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ठीक है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट है, पहला लेबर, फिर मटेरियल, फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। लेबर की, अब मटेरियल की बात करें तो हमें मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है, मतलब मेरे को बुक वाले से कोई मतलब नहीं है, पहले से पड़ा है, मतलब मैं उसे बाहर से खरीदूंगा नहीं, तो मेरे लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। बात आए रिलेटिव वैल्यू की, मतलब अगर मैं इसे यहाँ यूज नहीं करूँ तो मैं उसे मार्केट में जाके बेच दूंगा 80 रुपये में। अब मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं वो अपने 80 रुपये छोड़ रहा हूँ, मैं वहां पे अपना लॉस कर रहा हूँ, तो उस लॉस को मैं यहाँ से इनकर करके अपने कॉस्ट में ऐड कर दूंगा 80 रुपये, ओके। लेबर कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लेबर परमानेंट है, आप चाहे ऑफर एक्सेप्ट करो या नहीं करो, उसको 20 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए यहाँ आ गई संक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पूरा ऐड होगा 30,000। जो अपना अलोकेटेड ओवरहेड है वो नॉन रिलेवेंट होगा, बिकॉज वो लगना है। तो इसलिए अपना टोटल मिनिमम प्राइस जो चार्ज करना है वो अपनी आ गई 110 रुपीज फॉर द ऑफर, ओके गाइस। तो अपना डिस्कशन यही हो रहा है